नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे, एक नया एंगल, एक नई चीज़ शुरू हो गई है जिसमें अ, हिज़्बुल्लाह और हमास ने भी लगता है कि काफ़ी हद तक जॉइन कर लिया है। आज 2.5 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं, जंग खत्म होने का नाम नहीं लेती। इज़राइल का ऑब्जेक्टिव अभी भी वैसे ही बरकरार है। वो कहते हैं कि हम हमास का हमेशा के लिए सफाया करेंगे, खत्म करेंगे। ये उनका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन वो समय बीतता जा रहा है, 20,000 से भी ज़्यादा लोग मर चुके हैं। मरने वालों में अधिकतर बच्चे हैं और औरतें हैं। एक अ, पूरी दुनिया में इसके खिलाफ डेमोंस्ट्रेशंस हो रहे हैं और 150 देशों ने वोट भी किया है कि सीज़फायर फ़ौरन होना चाहिए। लेकिन इज़राइल अभी तक अपने जो उसका वो है ऑब्जेक्टिव्स है उसके लिए वो दसा हुआ, उसको यकीन है कि वो अ, जल्दी ही इनका हमास को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। और उनका कहना ये है कि उन्हीं ने भी एक एक नेटवर्क था टनल्स का, जो जिसको इन्हें एक्सेस वहाँ तक, जहाँ तक पहुँच गए हैं, और वहाँ से फिर जल्दी ही हेडक्वार्टर तक भी पहुँच जाएँगे इनके और इन लोगों को समाप्त कर देंगे। लेकिन इस तरह की बातें काफ़ी समय से अ, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू कर रहे हैं। उन्हीं ने पहले भी कहा था कि हमास का सफाया और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और फिर जिस तरीके से दूसरी तरफ ये भी है कि खबरें ये भी आ रही हैं कि यूरोप, अमेरिका में एडवर्टाइज़मेंट आने लगे हैं कि नई प्रॉपर्टीज़ बनेंगी हमास वहाँ पे, जो गाज़ा क्षेत्र के लिए लोगों को खरीदने के लिए प्रॉस्पेक्ट, यानी जो बाहर चाहते हैं उनके लिए खरीदें वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को। और प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक फाउंडेशन स्टोन भी वहाँ पे रखा है गाज़ा में, जिसमें उन्हीं ने कहा है कि ये पहला सेटलमेंट होगा, और उन्होंने ये भी ज़ाहिर किया है कि जल्दी ही इस सेटलमेंट का वो एक्सपेंशन भी करेंगे। और उनका पुराना प्लान भी यही है कि सी टू रिवर, यानी मेडिटेरेनियन सी से लेके रिवर जॉर्डन रिवर तक का पूरा एरिया जो है वो इज़राइल बनाने का प्लान है। ये बहुत पुराना प्लान है और हमास ने उनको एक मौका दे दिया, वो उसका पूरा फ़ायदा उठा लें। ना भी देते तो भी बाद में कहीं न कभी तो वो निशाने पे आ ही जाते। यानी इसके अंदर वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप भी होगी। डेमोंस्ट्रेशंस हो रहे हैं। हर बड़ी संख्या में लोग निकल के आ रहे हैं। 10-10 लाख लोग लंदन में इकट्ठा हो चुके हैं, और स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में अमेरिका के, वहाँ के पर भी बड़ा डेमोंस्ट्रेशन है। और उसमें भी ये कहा जा रहा है कि ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये सब जो है ये जेनोसाइड का कहा जा रहा है कि आप वहाँ पे आप कर रहे हैं लाख संख्या में। पानी, बिजली और क्या कहते हैं फ्यूल, मेडिसिन्स, अ, ये सारी चीज़ें पहले ही बंद कर दी गई हैं। इससे एक बड़ी समस्या खड़ी हुई है। अस्पताल, अब लगभग सभी अस्पताल क्रिपल्ड हो गए। लेकिन इस बीच में एक खबर और भी आई है, उसमें ये है कि हूती रेबल्स ने लगातार अपने अटैक रेड सी पे करने शुरू कर दिए, और हिज़्बुल्लाह भी गाहे-बगाहे अपने रॉकेट्स जो है वो इज़राइल के ऊपर मारता रहता है, जो कि वहाँ पे साउथ लेबनान से, जहाँ पे उसका स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इस तरीके से ये एक नया वो है, इस पूरी जंग का जो दायरा है वो बहुत बढ़ा दिया गया है सबके, यानी मेडिटेरेनियन, और इस दायरे में चारों तरफ अमेरिकन्स को भी अपने ट्रूप्स डिप्लॉय करने पड़ रहे हैं। और ये ट्रूप्स जो हैं वो उन्हीं ने ईस्ट मेडिटेरेनियन में तो पहले ही से मेडिटेरेनियन में ले आए थे, ग्रीस के करीब वहाँ पे है, इज़राइल को प्रोटेक्ट करने के लिए हिज़्बुल्लाह के खिलाफ। और फिर उसके अलावा पर्शियन गल्फ में उन्हीं ने अपना काफ़ी बड़ा जंगी बेड़ा, जिसे युद्धपोत कहते हैं, उसको डिप्लॉय कर रखा है। अ, फिर उसके अलावा अब उनको एक बहुत बड़ा कोलिशन बनाना पड़ रहा है रेड सी में।
लगभग 20 कंट्रीज़ ने जॉइन किया है और इस कोलिशन का नाम भी दिया है उन्हीं ने, कोलिशन फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड गार्डियन। ये एक बड़ा कोलिशन है, 20 देशों ने इसको लगभग जॉइन किया। बहुत से देश का कहना ये है कि जो पहले से वहाँ पे एक चल रहा था, एक मैकेनिज़्म जिसमें इस एरिया को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती थी, उसी को में रहने की बात की है, कुछ ने इनको दिया है। गौरतलब बात ये है कि सऊदी अरबिया और इजिप्ट जो 2 बहुत इम्पोर्टेंट अरब देश हैं, उन्हीं ने मना कर दिया इसको जॉइन करने से। अ, और कुछ देशों ने जॉइन किया है मगर नाम नहीं दे रहे हैं, बहरीन का नाम ज़रूर आ रहा है। और अ, देखना ये है कि इस कोलिशन, इस तरह के कोलिशन पहले भी बने थे। इराक वार में भी एक बना था, कोलिशन ऑफ विलिंग, फिर उससे पहले एक बना था अफ़गानिस्तान में, जिसमें नेटो और बहुत से देश थे यूरोप के, इसमें भी यूरोप के बहुत देश हैं। अ, और लेकिन ये कि हूती भी लगातार वहाँ पे ऊपर अपने अटैक्स कर रहे हैं। शिपिंग के ऊपर, वो जो जहाज़रानी जो वहाँ से पास होते हैं, शिप्स, ये रेड सी का बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है। बाब अल मंदब से के पास से, यहाँ से होते हुए ये शिप्स जो हैं सुएज़ कैनाल की तरफ जाते हैं और सुएज़ कैनाल से फिर ये यूरोप में डिसेंड हो जाते हैं। तो ये एक कनेक्टिंग पॉइंट है एशिया को यूरोप से जोड़ने का। इससे रास्ता बहुत शॉर्ट हो जाता है, नहीं वरना पहले पूरा घूम के, सुएज़ कैनाल बनने से पहले पूरा घूम के इनको जाना पड़ता था। अ केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, उधर से होते हुए ये जाते थे, तो बहुत ज़्यादा समय लगता था, कॉस्ट भी बहुत आती थी। सुएज़ कैनाल बन जाने से ये आसान हो गया। अब सुएज़ कैनाल की का जो रूट है, वो डिस्टर्ब हो चुका है। कोलिशन कह रहे हैं कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल होता है इस तरह के कोलिशन से जीतना। हूती काफ़ी बहुत बड़ा ग्रुप है, इनके पास काफ़ी वो भी है, इन्होंने काफ़ी कैपेसिटी भी इकट्ठा कर ली, अपनी बना ली है और ये स्वयं भी ड्रोन्स बना रहे हैं। इनके पास रशियन एरा के भी बहुत सा वेपन्स हैं इनके पास, और इन्हीं ने और भी एक्वायर किया है। और ये लगातार उनको सबका एक शिप तो इन्हीं ने पकड़ भी लिया था, अपना कब्ज़ा कर लिया था जाके उतार के, वो ब्रिटिश था शिप जा रहा था। इन्हीं ने पहले वार्निंग दी थी कि वो कोई भी शिप को हैफा पोर्ट नहीं जाने देंगे, जो इज़राइली पोर्ट जा रहा है, इज़राइली शिप को। अब ये है कि कोई भी पोर्ट शिप उधर से पास होता है, उसके ऊपर वो अटैक करते हैं। बहुत सी कंपनीज़ ने अपने शिप्स को अपने जहाज़ों को दूसरी साइड से केप ऑफ गुड होप की तरफ से भेजना शुरू कर दिया, या कर दिया, वहाँ से जा रहे हैं। एक लंबा सफ़र है बहुत। तो ये एक फिर उसके बाद ये है कि अमेरिका को बहुत ट्रूप्स यहाँ पे भी डिप्लॉय करने पड़ेंगे, अपनी नेवल फोर्सेस डिप्लॉय करने पड़ेंगे, जिसके चलते हुए कॉस्ट बढ़ रही है वॉर की, ख़ास तौर से अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए। इनको दोबारा से कोalition बना, एक तरफ तो अमेरिका को जूझ रहा है, जो यूरोप में वार इस समय चल रही है, रशिया और यूक्रेन की, उसमें उसको पूरी सपोर्ट यूक्रेन को हासिल है पश्चिमी देशों की, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर जो है जा रहा है। फिर दूसरी तरफ अब ये एक नया डिप्लॉयमेंट जो होगा, इसका एक, इससे कि अमेरिकन ट्रूप्स का एक्सपेंडिचर बहुत होता है, और वो एक्सपेंडिचर उनको बियर करना पड़ेगा। फिर यही नहीं, बल्कि इज़राइल का जो खर्चे आ रहे हैं, इज़राइल जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही, उसका भी अमेरिका को ही अ, पैसा देना पड़ेगा, और अमेरिका लगातार उनको पैसा भी 14 बिलियन या 16 बिलियन अनाउंस कर चुके हैं। फिर उसके अलावा लगातार उनको वेपन्स और अम्यूनिशन सप्लाई है, जारी है, उनके पास पहुँच रहे हैं इस तरीके से उनकी सप्लाई। दूसरी बात ये है कि गौरतलब ये भी है कि इन लोगों ने जो सिस्टम अडॉप्ट किया है, ये कंटिन्यूअस अटैक नहीं करते, ये टाइम टू टाइम अटैक करते रहते हैं शिप्स के ऊपर। फिर दूसरी तरफ से हिज़्बुल्लाह भी बीच में मानता है। तो लगता ऐसा है कि इनका प्लान ये है कि वॉर को प्रोलॉन्ग कर दो, खींच दो लंबे समय तक, ताकि एग्ज़ॉस्ट हो जाएँ ये लोग, अमेरिकन्स, या अमेरिकन के पास तो अतः ताकत है, पैसा भी बेहद है, मगर ये है कि ये
उनके लिए एक इकोनॉमिक बर्डन होगा और लंबी समय तक वार चलने के मतलब ये है कि इन देशों में प्रोटेस्ट और बढ़ जाएँगे और लोग इनके खिलाफ होंगे। पहले से भी लोग इसके खिलाफ हो चुके हैं। आवाज़ें उठने लगी हैं। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ये आवाज़ उठने लगी और इज़राइल को लेके लगातार डेमोंस्ट्रेशन अमेरिका में डेमोक्रेसी है, बल्कि इन सभी देशों में, यूरोप के पश्चिमी यूरोप में बहुत डेमोक्रेसी है, वहाँ पे पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करती है। और ये कब तक चलाएँगे इस तरह से समझ में नहीं आता। इज़राइल का कहना ये है कि ईरान को भी लपेट में ले लेना चाहिए। ईरान के ऊपर अगर अटैक होता है या ईरान वार पे तो ऑयल सप्लाईज़ पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। हुतीज़ ने भी ये कहा है कि अगर ज़्यादा किसी ने उनके ऊपर अटैक किया या कुछ उनको छेड़ा-छाड़ा, तो वो उस तेल की जो इंस्टॉलेशन है उस क्षेत्र में पर्शियन गल्फ के, उसको वो ध्वस्त कर देंगे। और ये कैपेबिलिटी वो पहले दिखा भी चुके हैं। एक बार उन्होंने सऊदी अरेबिया के ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक करके दिखाया था, जिसमें सऊदी अरेबिया का लगभग 50% ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो गई थी। ऑयल प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो गया था। सप्लाईज़ उन्हीं ने मेंटेन कर ली थी रिज़र्व्स के थ्रू। बाद में उन्हीं ने रिपेयर अपना कर यूएई पे भी वो अटैक करके दिखा चुके हैं कि वहाँ पे भी ऑयल इंस्टॉलेशन को उन्हीं ने उड़ा दिया था ड्रोन के माध्यम से। तो वो ये कहते हैं कि वो अमेरिका से तो लड़ने की उनकी क्षमता नहीं है, मगर वो ये कहते हैं कि हम ऑयल सप्लाई पहले ही डिस्टर्ब कर देंगे। और अगर ईरान का नाम आता है तो मैं समझता हूँ ये सारे ग्रुप जो हिजबुल्लाह है, हमास है और हुती रेबल्स हैं या इसके अलावा शिया मिलिशिया इराक के अंदर है, जो लगातार अमेरिकन बेस पे वहाँ पे इराक के अंदर जो है उसके ऊपर अटैक करते रहते हैं। और हो सकता है कि वो भी कुछ समय के बाद जाए। इन पूरे ग्रुप को वो कहते हैं एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस, यानी ये रेसिस्टेंस ग्रुप है। ये रेसिस्ट कर रहा है अमेरिका इज़राइली पॉलिसी को उस क्षेत्र में, अमेरिका के इंटरवेंशंस को, अमेरिका की प्रेज़ेंस को पूरे क्षेत्र के अंदर ये उसके विरुद्ध काम करते हैं। और इनका के पैटर्न जो है, इनकी जो मेन सपोर्ट बेस जो है, इनको ईरान से हासिल होती है। ईरान भी एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का एक पार्ट आप समझ लीजिए। अमेरिका ईरान हमेशा से जो ईरान में इस समय गवर्नमेंट है वो अ, धार्मिक गवर्नमेंट है। वो लोग उलमा का रूल है। वो लोग शुरू से जब से सत्ता में आए हैं, रिवॉल्यूशन हुआ 79 से, अमेरिकन इज़राइली पॉलिसी के इस पूरे क्षेत्र में अब खिलाफत के विरुद्ध रहे हैं और हमेशा उसके खिलाफ काम किया, उसको कंटेन करने की कोशिश की। उनका मानना ये है ईरान का कि यूरोप का और अमेरिका के यहाँ पे कोई रोल नहीं बनता। और जो सिक्योरिटी का जहाँ तक मसला है, इन आपस में हम जो देश हैं उनको सिक्योरिटी पर्शियन गल्फ में या अरब देशों को प्रोवाइड करनी चाहिए। और ये भी है कि तेल की भी सिक्योरिटी यही लोग प्रोवाइड करेंगे, तो अमेरिकन ट्रूप्स यहाँ से वापस जाने चाहिए। ये ओवरऑल ईरान का मानना है। और ये जो एक्सेस है इसका भी, जो ईरान इस बात से डिनाई करता है कि उसने कोई वेपन इन लोगों को दिया है, मगर ये रिपोर्ट्स बहुत क्रेडिबल हैं कि हिजबुल्लाह जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग और उसके पास काफ़ी कैपेबिलिटी है, उसने अचीव कर ली है। वो उसने हूतीज़ को और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स को काफ़ी ट्रेनिंग भी दी है और उनको वेपन सिस्टम डेवलप करने के लिए बहुत चीप वेपन सिस्टम बनाने के साधन सीख गए हैं, जिसके माध्यम से ये सस्ते ड्रोन्स बना लेते हैं और फिर उसके बाद उससे अटैक करते हैं, या रॉकेट्स या इस तरह की चीजें बनाना उनके लिए आसान हो गया। हूती रिबल्स क्या हैं, इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये एक हूती ट्राइब है यमन के अंदर, नॉर्थ यमन में, जो कि सादा प्रोविंस में ये लोग करते हैं। जैदीज हैं इनका, ये सबसेक्ट है शिया उसका, और इनकी जो आइडियोलॉजी है वो ईरान की आइडियोलॉजी से मिलती-जुलती है। ये इस्लाम की बात करते हैं, इस्लामिक रिजीम की बात करते हैं, ये बात करते हैं पैन अरब इस्लामिक या पैन इस्लामिक मूवमेंट बनाना चाहते हैं। फिर उसके अलावा ये पैन अरब मूवमेंट, ये नेशनलिज्म भी इसमें काफ़ी है, पैन अरब नेशनलिज्म को भी ये प्रमोट करते हैं। और उसी, जबकि हमास एक सुन्नी
मिलिटेंट ग्रुप है, ये शिया मिलिटेंट ग्रुप होते हुए या हिजबुल्लाह भी एक शिया मिलिटेंट ग्रुप है, हम उसको सपोर्ट करते हैं ताकि शिया सुन्नी यूनिटी भी स्ट्रेंथन हो। और ये एंटी इंपीरियलिस्ट हैं, अमेरिका इज़राइल की पॉलिसी के खिलाफ हैं, ये इज़राइल के को अपना दुश्मन मानते हैं। आज के इस एपिसोड में हम इतनी बात करेंगे। जल्दी हम एक और लेके आएँगे जिसमें हम विस्तार से हूती के बारे में और हिज़्बुल्लाह के बारे में भी अलग से बात करेंगे आपके साथ। आपका धन्यवाद समय निकाल के इसको देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और प्रमोट कीजिए। हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।